नमस्कार छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गति। गति वैसे हमने देखा था न्यूटन गति संबंधित, हमने तीनों नियम देखे थे। प्रथम नियम जो कि जड़त्व संबंधित नियम था, द्वितीय नियम जो कि संवेग संरक्षण का नियम और आवेग का नियम था, और तृतीय नियम हमने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देखा था। तो हम बात कर रहे हैं गति या मोशन की। तो हम मोशन में आज अपन देखते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, हम अलग अलग चीज़ें इसमें देखेंगे। हम प्रक्षेप्य गति देखेंगे, पलायन वेग देखेंगे, कोणीय संवेग देखेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति। ठीक है, और पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, आवृत्ति देखेंगे, दोलन देखेंगे, आवर्तकाल देखेंगे। ठीक है, आवर्ती देखेंगे, सरल आवर्त देखेंगे, लोलक देखेंगे। ठीक है, पेंडुलम वगैरह। तो अधिकतर गतियां देखने का अपन प्रयास करेंगे इसमें। तो हम इसमें पहले शुरुआत करते हैं प्रक्षेप्य गति से। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या होती है प्रक्षेप्य गति? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह एक दूरी तय करती है, वह उसकी प्रक्षेप्य गति होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर माने वर्टिकल के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त, अदर देन वर्टिकल। ठीक है, फेंकी या तय की गई दूरी की गति। ठीक है, किसी वस्तु को हमने ऐसा फेंका जो कि वो वर्टिकल न जा करके उसके अतिरिक्त किसी भी दिशा में हमने फेंका और वह एक दूरी तय कर रही है, तो वह कहलाएगी प्रक्षेप्य गति, वस्तु की प्रक्षेप्य गति। मान लीजिए कि कोई ऐसे वस्तु है, ठीक है, की गई दूरी की गति। अब हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पथ है, ये कोई एक पथ है, ओ से लेकर के पी के मध्य है। ठीक है, और यहाँ पर हमने किसी वस्तु को फेंका यू डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन वस्तु ऐसे जा करके यू चली गई। ठीक है, ऐसे जाने में इसने एक ये दूरी तय की एम की। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बना थीटा और ये इसकी दूरी इसने आर तय की। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कोई वस्तु दूर जाकर के गिर रही है। तो हमने कहा कोई वस्तु जब ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त फेंकी जा रही हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो ये वस्तु ने जो दूरी तय की, ये उसकी हो गई क्षैतिज दूरी, माने हॉरिजॉन्टली, और ये उसकी हो गई ऊर्ध्वाधर माने वर्टिकल डिस्टेंस। हम यहां देख रहे हैं दोनों स्वतंत्र दूरियों पर फेंकी गई है वस्तु, मतलब ऊर्ध्वाधर गति भी अपने में स्वतंत्र है और क्षैतिज गति भी अपने में स्वतंत्र है। तो ऐसा हमने कोई टारगेट नहीं किया है कि हम किस दिशा में फेंक रहे हैं। हम पीछे फेंक सकते हैं, ऊपर फेंक सकते हैं, दूर फेंक सकते हैं, किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं वस्तु को। हमने ऐसे बाएं फेंक दिया, दाएं फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, तो लेकिन एक दूरी तय कर रही है। नीचे फेंकें, ऊपर फेंकें, दाएं फेंकें, बाएं फेंकें,
बाएं से बाएं फेंकें, बाएं से दाएं फेंकें, कैसे भी फेंकें, लेकिन हम उसको फेंक रहे हैं ऊर्ध्वाधर के विपरीत किसी भी दिशा में, हम सीधे नहीं फेंकेंगे बस। तो ऐसी गति हमारी कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में हम देखें जैसे कि ये वस्तु फेंक दी गई है, तो अगर हम t समय अंतराल को काउंट कर लें तो 2u साइन थीटा बटे g जो होगा यहाँ पर साइन थीटा एंगल से वस्तु जाएगी, g गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। साइन थीटा हमने कुछ भी ले लिया, साइन थीटा कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं साइन थीटा 42 डिग्री, 43 डिग्री, 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दूरी जो है तय की जा रही है। अधिकतम ऊंचाई h, पृथ्वी तल की ऊंचाई m में अधिकतम हो तो कंडीशन क्या होगी? अधिकतम ऊंचाई, इतना ऊंचाई हमने अगर ले लिया मान लीजिए, तो h बराबर हो जाएगा अपना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे 2g। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो हाइट जाएगी वो इसकी यह जाएगी, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर इसकी हाइट पहुंचेगी, ठीक है। अब हम देखिए इसी में चीज होता है एक परास। परास, परास क्या होता है? रेंज। परास क्या होता है? O से P के मध्य तय दूरी परास है। तो ये जो हम R देख रहे हैं ये इसकी परास हो गई, ठीक है। तो ये परास क्या होगी? इसकी परास हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, ठीक है, ये परास हो गई। अब अगर हम मान लें कि कोई वस्तु 90 डिग्री पर फेंकी तो साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो वस्तु जहां से फेंकी गई वहीं पे चली आएगी, तो दूरी बहुत कम तय होगी। यदि हम साइन 42 डिग्री, 43 डिग्री, 45 डिग्री लेते हैं तो वस्तु एक दूरी तय करेगी, ठीक है, एक डिस्टेंस तय करेगी। तो ये डिस्टेंस तय कर रही है वस्तु 45 डिग्री के एंगल पर, वो मैक्सिमम दूरी पर जाएगी। तो हम कहें लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद, ठीक है, गेंद फेंक, भाला फेंक, जिसे जेवलिन थ्रो कहते हैं, शॉट पुट कहते हैं, लॉन्ग जंप कहते हैं, ठीक है, डिस्क थ्रो कहते हैं, हैमर थ्रो कहते हैं। तो ऐसे जो भी खेल हैं जिसमें हमें लंबी दूरी पे कूदना है तो खिलाड़ी 45 डिग्री का एंगल लेगा, या गोला जो भाला फेंकना है तो 45 डिग्री का एंगल लेगा, है ना, न कि 90 डिग्री का। अगर वो 90 डिग्री का एंगल लेगा तो वहीं का वहीं वो आ जाएगा जहाँ से शुरुआत किया है। तो ऊंची कूद में इसका इस्तेमाल कर सकता है, ऊंची कूद में, लेकिन लंबी कूद में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये परास है। हम कोई गेंद फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम दूरी तय करे तो हम उसका एंगल कम से कम बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक निश्चित दूरी पर जाकर के वस्तु गिरती है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है
प्रक्षेप्य गति के बाद पलायन वेग। अब हम देखते हैं पलायन वेग। क्या है पलायन वेग? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, पलायन का मतलब होता है वस्तु का दूर चले जाना। ठीक है, कोई वस्तु जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चली जाए और वापस लौट कर ना आए तो उसे वस्तु का पलायन कहते हैं। ठीक है, वस्तु का गुरुत्वाकर्षण, जैसे पृथ्वी से दूर जाना व न लौटना, मतलब अंतरिक्ष में चली गई। जैसे अंतरिक्ष में जाना, अंतरिक्ष में, ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में चली गई वस्तु। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में चली गई तो वह लौट करके नहीं आती, यह वस्तु का पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। अपन अब देखें जो एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग है, इसको हम निकालते हैं √2gr से, √2gr से। ठीक है, हम इसको अगर पृथ्वी के लिए मान रखें, एस्केप वेलोसिटी कर दें, पृथ्वी के लिए इसका अपन मान रखें तो पृथ्वी के लिए मान है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। यह पृथ्वी की रेडियस है, त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, आर। ठीक है, वैसे करीब पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6471 किलोमीटर का होता है, रेडियस। ठीक है, इतना अपन मीटर में ले रहे हैं। और जी का मान जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वही गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इसका गुणा कर दें, 2 गुणे 9.8 गुणे 6.4 गुणे 10⁻6, तो इसका कुल मान आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 11.2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस गति से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम कहें चंद्रमा, तो चंद्रमा पर यह मान अपना हो जाएगा करीब 2.4। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर इसका मान अलग अलग हो जाएगा। हम कहें बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति, तो करीब 59.5 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। हम कहें सूर्य, तो करीब 617 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, हम कहें हमारा मंदाकिनी गैलेक्सी, ठीक है, तो इसमें करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस गति से कोई वस्तु बाहर फेंकते हैं तो वह वस्तु जो है पृथ्वी पर लौट करके नहीं आती है। सॉरी, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यह वस्तु वापस लौट करके पृथ्वी पर नहीं आती है। ठीक है, यह हो गया पृथ्वी पर पलायन वेग। कोणीय संवेग,
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। तो कोई वस्तु यदि घूर्णन करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है तो वस्तु कोणीय संवेग में आगे बढ़ेगी। ठीक है, घूर्णन करती वस्तु का गतिशील होना तो कोणीय संवेग है। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर घूर्णन कर रही है, घूम रही है, रोटेशन में है, तो रोटेशन में वो आगे की ओर घूमते हुए आगे की ओर जब बढ़ेगी तो वह उसका कोणीय संवेग होगा। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या होता है? तो कोणीय संवेग बराबर होता है आवेग गुणे जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसे हम आई से और इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, ओमेगा से दर्शाते हैं। तो हम इसको ऐसा देखें, आई इंटू ओमेगा कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बराबर। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर आगे की ओर घूम रही है और गतिशील है तो जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय आवेग के गुणनफल को हम कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं कि कोई एक एंगल लेकर के वस्तु जो है आगे की ओर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, इसमें हम देखें तो यदि हम जड़त्व आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाएं तो कोणीय वेग घटेगा। ठीक है, स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी घट जाती है, एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी अगर हम जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाते हैं, जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को हम बढ़ाएं माने टॉर्क। यदि हम जड़त्व आघूर्ण या टॉर्क को बढ़ाते हैं, बल आघूर्ण है सॉरी, जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाते हैं तो हमारा कोणीय संवेग कोणीय वेग घट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई स्केटिंग कर रहा है, स्केट कर रहा है, तो वह बैठेगा, घूमेगा, मुड़ेगा, कोई भी मूवमेंट करे। स्केटिंग करते हुए व्यक्ति अगर बैठता है, अपने आप सिकोड़ता है या घूमता है तो वो तभी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ले पाएगा जितना ज़्यादा वो खुद को सिकोड़ लेगा। ठीक है, अगर सिकोड़ नहीं पाएगा तो वो घूम नहीं पाएगा। तेज घूमना है तो अपने आप को सिकोड़ना है। जैसे ही वह दूरी कम करेगा वो उतना ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। जितना वो अपने आप को फैलाएगा उतना कम मूवमेंट करेगा और हल्के मूवमेंट में टर्न कर सकता है, घूम सकता है। इसी प्रकार अगर पानी में कोई कूदे तो लूप बनाने के लिए वो मुड़ेगा। ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेगा, उसका हाथ पैर सब अंदर आ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवमेंट करते हुए वो पानी में जाकर के गिरेगा। ठीक है, पानी में जाकर गिरेगा।
इस प्रकार की जो अपन स्थिति देख रहे हैं, स्केटिंग करते हुए व्यक्ति का घूमना, पानी में कोई व्यक्ति गिर रहा है, इस साइड गिर रहा है, इसका गिरना, तो ये सब कोणीय संवेग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं तो हम मैक्सिमम दूरी को कवर अप कर सकते हैं, ये कोणीय संवेग के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कोणीय वेग घट जाता है। अगर हम जड़त्व आघूर्ण को घटा देते हैं तो कोणीय वेग बढ़ जाता है। माने कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग में विपरीत संबंध है। ठीक है, ये दोनों के बीच में विपरीत संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती के रूप से बराबर हैं दोनों। ठीक है, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस हो जाता है। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। अब देखिए हमें जड़त्व आघूर्ण क्या है पर्टिकुलर, या बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण से जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे। देखिए बल आघूर्ण, टॉर्क, जड़त्व आघूर्ण वो अलग था, इनर्शिया टॉर्क था वो, या मूवमेंट था, इनर्शिया मूवमेंट था। ये भी बल आघूर्ण, मतलब किसी वस्तु को घुमाने के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को घुमा देना बल आघूर्ण है। ठीक है, तो बल लगाकर वस्तु को घुमाना, मूवमेंट देना, घुमाना या मूवमेंट या मोशन मिलाना, मोशन या मूवमेंट मिलाना, हम इसको कहते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क। ठीक है, जैसे दरवाजा लगाना, दरवाजा लगाना है ना, नलकूप से पानी निकालना, माने हैंडपंप से पानी निकालना, स्क्रू कसना, है ना, ठीक है, स्क्रू कसना, ठीक है, रोलर खींचना, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने में हमें जो है घुमाने के लिए हमें कम से कम ताकत लगानी हो और हम अधिक से अधिक मूवमेंट दे सकें, वो सब बल आघूर्ण में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बल लगाना, बल गुणे वस्तु की स्थिति में विस्थापन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉर्क। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो हम बल लगा करके जब किसी वस्तु में विस्थापन कर दें तो वह बल आघूर्ण है। दरवाज़ा लगाना है, दरवाज़ा लगाने के लिए हम किनारे से दरवाजे पकड़ के खींचते हैं, न कि उसके कब्जे से। कब्जे के पास में हमको दरवाज़ा बंद करना है, खोलना कठिन लगेगा, जबकि हैंडल से पकड़ के खींचना और बंद करना आसान रहेगा। जितना दूरी होगी उसके उससे कब्जे से, उतना आसानी से हम खोल और बंद कर सकते हैं दरवाज़ा। हैंडपंप का हत्था जितना लंबा होगा उतनी आसानी से हम हैंडपंप चला सकते हैं, पानी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रू कसने के लिए जितना लंबा ड्राइवर होगा उतनी आसानी से आप स्क्रू कस सकते हैं, जितना छोटा होगा उतनी आपको दिक्कत आएगी। रोलर को खींचना आसान होता है ढकेलने के मुकाबले। जब किसी को खींचते हैं तो आप कम ताकत लगाते हैं, लेकिन जब किसी को ढकेलते हैं तो आपकी ताकत ज़्यादा लगती है। कारण क्या होता है कि आपकी दूरी घट गई ढकेलने में। आप दूर से ढकेल नहीं सकते किसी चीज़ को, लेकिन खींचने में आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। तो वस्तु को खींचना सरल होता है और ढकेलना कठिन होता है। यह बल आघूर्ण का नियम है। बल क्या होता है? बल
फोर्स। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है? जब हम किसी मतलब किसी एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया को खींचने या ढकेलने के लिए जो कार्य होता है वह बल है। ठीक है। एक पिंड का दूसरे पिंड पर, पिंड माने ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंपोर्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, पिंड पर ढकेलने, पुश या खींचने, पुल के लिए लगाया, के लिए किया कार्य बल है। किसी वस्तु को खींचना हो या ढकेलना हो तो वह बल के द्वारा होता है, बाय फोर्स इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। तो बल के कई प्रकार हैं। किसी वस्तु को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं तो बल कार्य कर रहा है। तो बल का प्रकार हो सकता है खींचना, पुल, पुश बल है। ठीक है। ढकेलना या खींचना बल है। घर्षण, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, बल है। ठीक है। पुश, पुल, घर्षण बल है। आघूर्ण में भी बल है। ठीक है। तो अधिकतर कुछ भी हम जब कार्य करते हैं तो उसके अंतर्गत जनरली हम देखते हैं कि बल के रूप में कार्य किया जा रहा है। ठीक है। घर्षण, आकर्षण, अट्रैक्शन बल है। ठीक है। अपकर्षण, डिस्ट्रक्शन बल है। ठीक है। तो आकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है, घर्षण, खींचना, ढकेलना सब बल है। ठीक है। तो इन सब बलों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। बल चूंकि एक पिंड से दूसरे पिंड पर कार्य कर रहा है तो मतलब बल जो है एक सदिश राशि है। माने कि बल जो हो गई एक वेक्टर यूनिट है। ठीक है। सदिश राशि है। ये एक दिशा में कार्य कर रहा है। एक पिंड से दूसरा पिंड पे कार्य कर रहे हैं तो दूसरा पिंड भी प्रथम पिंड पर उतना ही कार्य करेगा। मतलब बल, द्रव्यमान, त्वरण, ये सब एक साथ कार्य कर रहे होते हैं एक ही स्थान पर। माने फोर्स, मास, एक्सीलरेशन एक साथ कार्य कर रहे होते हैं एक ही जगह पर। ये हम कहेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, संवेग संरक्षण का नियम। तो बल जो है संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। यहां वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा त्वरण उतना ही अधिक लगेगा, एक्सीलरेशन मूवमेंट उतना ही अधिक होगा और बल भी उतना ही अधिक लगाना होगा। ठीक है। तो वस्तु को ढकेलने के लिए वस्तु के भार के जितना हमको बल लगाना पड़ेगा तभी वस्तु का मूवमेंट होगा। ठीक है। तो हम बल को दिखाते हैं। एक न्यूटन बल हमको लगाना हो तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इतना बल लगा करके हम बल लगाते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर सरकाना है 1 किलोग्राम वस्तु को तो हमें 1 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन बल होता है। तो ये जो है सीजीएस में है, सीजीएस पद्धति में है। ठीक है। और ये एमकेएस पद्धति में है। ठीक है। बल, तो बल वह है जो वस्तु को विस्थापित कर देता है। ठीक है। बल, बल के बाद अपन देखें
है ना। ये घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल देखेंगे। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, दो विपरीत वस्तुओं के मध्य लगने वाला विपरीत बल, ठीक है। दो प्रतिकर्षी एंटी वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, फोर्स। एक फोर्स है, घर्षण बल एक बल है, फोर्स है, जो दो एंटी या अपोजिट जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मध्य कार्य करता है, वस्तुओं के मध्य कार्य करता है, ठीक है। दो विपरीत वस्तुओं के मध्य कार्य करता है, उसे अपन घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जब से कोई वस्तु जैसे लुढ़क रही है, ठीक है। जैसे हम कहें टायर लुढ़क रहा है, तो टायर के लुढ़कने में उसमें बॉल बेयरिंग होती है, बॉल बेयरिंग होती है एक। दूसरा, टायर में खांचे बने होते हैं, ठीक है, उस खांचे बने होते टायर में। तीसरा, रोड जो है खुरदरी होती है, खुरदरी हुई होती है, टूटी फूट हल्की सी खुरदराहट रहती है रोड में, सीमेंट हो चाहे डामर हो, तब जाकर के ब्रेक लगता है। तो बॉल बेयरिंग क्यों होती है, ताकि जब गाड़ी घूम रही, सर्पी मोशन कर रही है, तो बॉल बेयरिंग जो है उसको गोल घूमने में मदद करें। छोटे छोटे से होता है और बीच में जो है छोटे छोटे बॉल भर दिए जाते हैं और इसमें ग्रीस वगैरह लगा दी जाती है ताकि मूवमेंट हो, मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और कटे नहीं। टायर होता है, टायर के बीच में जो होता है वो इस टाइप के खांचे बने हुए होते हैं। अगर मान लो ये खांचे ना हो तो अपन कहते हैं टायर टकला हो गया, तो स्लिप कर जाता है। खांचे होते तो ब्रेक लगाने में काम आते हैं, वो घर्षण बल को बढ़ा देते हैं। रोड अगर खुदरी ना हो तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, गिर जाएगी। तो तीनों चीज़ों का होना जरूरी है, तब घर्षण बल तेजी से कार्य करता है और ये रुकता है। तो हम यहाँ देखें तो घर्षण बल है जे न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करेगा, ठीक है। बल न्यूटन का द्वितीय नियम है, संवेग का नियम है, तो घर्षण बल जो है न्यूटन का तृतीय नियम है। ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। ये सब लगाया गया, हमने गाड़ी को रोकने के लिए लगाया। हम इसमें देखें तीन प्रकार के घर्षण बल देख सकते हैं। सर्पी घर्षण हो सकता है, स्थैतिक घर्षण हो सकता है, ठीक है, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण हो सकता है, ठीक है। सर्पी घर्षण अर्थात कोई वस्तु है और वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है, ये है, और ये टायर पंचर हो गया। अब हम इसको खींचेंगे तो टायर खींचने में, पंचर टायर खींचना, सर्पी घर्षण हो गया, हम घसीट के ले जा रहे हैं, ठीक है। ये स्टैटिकल फ्रिक्शन है, जब हम किसी एक चौकोर वस्तु को जमीन पर घसीटते हैं, ठीक है। ये घूम तो रहा है लेकिन इसका मूवमेंट थोड़ा धीमा है, इसको घसीटने में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, तो ये स्थैतिक घर्षण हो गया। लोटनी घर्षण होता है जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए आगे की ओर मूवमेंट कर रही है, ठीक है, आगे की ओर वस्तु मूवमेंट कर रही है तेजी के साथ,
तो ये लोटनी घर्षण होता है। तो हम जैसे स्लाइडिंग डोर वगैरह होते हैं तो उसमें हम अगर नीचे पहिया ना लगा हो, स्लाइडिंग डोर में पहिया ना लगा हो तो सर्पी घर्षण करेगी, ठीक है। अगर पहिया लगा दें तो लोटनी घर्षण करेगा, ठीक है। किसी चीज़ को घसीटने पर हम स्थैतिक घर्षण की स्थिति को देखते हैं, ठीक है। हम कोई चीज़ खींच करके, बक्सा वक्सा खींच करके ले जा रहे हैं जिसमें पहिया नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। तो इस टाइप के जो है घर्षण बलों में होते हैं। हम लिख पाते हैं घर्षण के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। हम पेन से कॉपी पे लिखते हैं तो आसानी से लिख पाते हैं, लेकिन हम पेन को शीशे पे चलाएं तो नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि शीशे में फ्रिक्शन कम है। हम चल पाते हैं घर्षण के कारण। हम अगर चलते हैं तो पैर को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगर हमारे नीचे कीचड़ आ जाए, बर्फ आ जाए तो हम स्लिप कर जाते हैं, सर्पी घर्षण, ठीक है। चलना, दौड़ना, ठीक है, लिखना, तो ये सब जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, घर्षण नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। स्लाइडिंग डोर आदि सब जो है घर्षण के उदाहरण हैं। घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस वगैरह डाल दी जाती है या कोई भी चिकनाहट की चीज़ डाल दी जाती है ताकि स्लाइडिंग कम से कम हो और टूट फूट कम से कम हो। अगर ग्रीस नहीं होगी, ख़त्म हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार घिसेगा और घिस के कट जाएगा, ठीक है। तो घर्षण बल कार्य नहीं कर पाएगा। पंखा अगर घूमता है गोल गोल, उसका भी एक कारण घर्षण बल, उसके बीच में भी बॉल बेयरिंग होती है। कोई भी चीज़ जो मूवमेंट कर रही है मशीनरी, उसको बॉल बेयरिंग के बिना हम मूवमेंट करवाते हैं तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, जल्दी से जल्दी वो ख़राब हो सकती है। तो हम समय समय पर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहते हैं मशीनरीज़ की, ठीक है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक क्या है? घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक जो हमारा होता है वो F/R होता है। हमारा F जो होता है वो F/R होता है। F हमारा होता है सीमांत घर्षण बटे अविलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। सीमांत घर्षण बटे अविलंब प्रतिक्रिया, ये हमारा घर्षण गुणांक हो गया। इसको हम म्यू से दर्शाते हैं। म्यू एक हमारा स्थिरांक है। स्थिरांक म्यू बराबर F/R, ये घर्षण गुणांक है। तो इतने समय में एक घर्षण कार्य करता है। अगर हम घर्षण कोण की बात करें, घर्षण कोण की बात करें, घर्षण कोण बराबर F/R इक्वल टू 10 लैम्डा बराबर म्यू। तो म्यू बराबर 10 लैम्डा इक्वल टू F/R। तो ये सीमांत घर्षण बटे अविलंब प्रतिक्रिया 10 लैम्डा पर जब हम घर्षण कोण को निकालते हैं, फ्रिक्शन एंगल को निकालते हैं।